हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर आपके सामने आ चुका हूं। आज क्या टॉपिक लेके आया हूं बच्चे आपके लिए। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस केटीजी चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, मॉलिक्यूल्स के पास मोमेंटम भी होगा, सही बात है। तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इस पे क्या पढ़ते हैं हम, गैस के मॉलिक्यूल को पढ़ना पड़ता है हमें, है ना। मोमेंटम के लिए गैस का मॉलिक्यूल पढ़ा जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, मोमेंटम, है ना, मॉलिक्यूल का पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना मॉलिक्यूल की, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। इनका रिलेशन पढ़ेंगे हम किसके साथ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के साथ। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का रिलेशन किसके साथ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के साथ, ठीक है। आगे जाके आपको समझ में भी आएगा कि कौन सी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती हैं। खैर वो एक अलग बात है। हाँ, हमने टॉपिक पे आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, जो हमने आज पढ़ना है कि कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए पोस्टुलेट दिए गए, कुछ अजम्पशंस दी गई, है ना। सबसे पहली अजम्पशन, वन बाय वन आपको समझाऊंगा, कुछ अजम्पशंस है। सबसे पहली अजम्पशन ये बोली गई कि जो गैस है वो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल है। क्या है बेटा, स्फेरिकल है नेचर में, रिजिड है, ठीक है, आइडेंटिकल है और इलास्टिक है। सारे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, स्फेयर्स माने जाएंगे, सारे एक समान माने जाएंगे, सबका डायमीटर, सबका रेडियस सेम माना जाएगा, ठीक है। सारे रिजिड माने जाएंगे, मतलब ये नहीं है कि उनमें डिफॉर्मेशन आ सकता है कोलिजन के दौरान, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल टक्कर भी तो मारेंगे। और वो कोलिजन सारे के सारे कैसे माने जाएंगे बच्चे, इलास्टिक कोलिजन्स माने जाएंगे। इलास्टिक मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि रिजिड है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड अजम्पशन हम क्या मानने वाले हैं बेटा, सेकंड अजम्पशन हम ये पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल का जो रेडियस है, मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है या मॉलिक्यूल का जो साइज है, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके सामने निग्लिजिबल है ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है बेटा, इसको लिख लेंगे आप साथ साथ, इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। हमारी दो एजम्पशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी एजम्पशन जो आ रही है वो सेकंड एजम्पशन को ही ध्यान में रखते हुए आ रही है। ये बोला जाता है कि गैस है, मान लो, है ना, गैस है, मान लो, ये वॉल्यूम है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए। गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। रैंडम मोशन करें, इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो कुछ वॉल्यूम आएगा, जैसे इसका कुछ वॉल्यूम होगा छोटा सा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, गैस मॉलिक्यूल का, इस गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा, इस गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा। सारे वॉल्यूम, सारे गैस मॉलिक्यूल्स का जब मैं वॉल्यूम जोड़ लूंगा तो वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने निग्लिजिबल होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसी को रेफरेंस पे ध्यान रखते हुए तो ये पॉइंट आया है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible in comparison to volume of container, in comparison to volume of container। और उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आप वॉल्यूम ऑफ गैस भी बोल सकते हो। गैस का वॉल्यूम का मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, कंटेनर का वॉल्यूम है। बी केयरफुल अबाउट दैट। और हम हमेशा पढ़ेंगे भी गैस के वॉल्यूम के बारे में, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम क्या मान के चल रहे हैं हम, निग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। बोलो क्लियर है। चौथा नंबर पॉइंट आता है हमारा कि डेंसिटी गैस की कांस्टेंट मानी जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम गैस में फिक्स माने जाएंगे, ठीक है। चौथी असम्पशन लिख रहा हूं, क्या मानी जाएगी, गैस की डेंसिटी क्या मानी जाएगी बेटा, कांस्टेंट मानी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने कहीं पर भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, 1 सेंटीमीटर कुछ भी लिया, छोटा सा वॉल्यूम लिया, है ना, कुछ भी वॉल्यूम लिया, मान लो V
1 वॉल्यूम लिया, तो V1 वॉल्यूम के अंदर 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो इधर भी V1 मॉलिक्यूल के अंदर 2 वॉल्यूम आएंगे, इधर भी उतने ही V1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या फिर इस दूसरी भाषा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं कि भाई ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर गैस भरी है तो इतने हिस्से में ज्यादा मॉलिक्यूल है, इतने हिस्से में कम है, इतने हिस्से में कुछ और है, इतने हिस्से में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पॉइंट ये आया कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल की जो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, वो हर बार सेम है। हर बार क्या है, सेम। जैसे मान लो इधर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल है, तो कोलिजन होने की चांसेस क्या है, इससे भी कोलाइड कर सकता है, इससे भी 10 से कोलाइड कर सकता है। उतने ही वॉल्यूम में कहीं और चैम्बर के अंदर ही किसी और जगह पर सेम वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया, फिर 10 मॉलिक्यूल होंगे, फिर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की चांसेस बाकी मॉलिक्यूल्स का टक्कर मारने के क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल है तो 10 बार टक्कर मार सकता है, इससे भी। ठीक है, तो ये बोला जाता है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 6 पॉइंट पढ़ते हैं, चलो। 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट में ये है कि टाइम स्पेंट बिटवीन कोलिजन। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल आया और ये मॉलिक्यूल है दूसरा और एक ये मॉलिक्यूल है, इसने आके इससे टक्कर मारनी है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल की दोबारा इससे टक्कर होगी कुछ टाइम बाद, है ना। तो जो टाइम है सेम मॉलिक्यूल से टक्कर होने के बीच में, 2 सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच में जो टाइम है वो टाइम बहुत बड़ा है सर। किसके कंपैरिजन में, जितनी देर के लिए दोनों मॉलिक्यूल टकराए, जितनी देर के लिए ये कांटेक्ट में रहे, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, टाइम बहुत बड़ा है। कौन सा टाइम बड़ा है, फिर से एक बार, कौन सा टाइम बड़ा है, लगातार सेम 2 मॉलिक्यूल की सक्सेसिव कोलिजन होने का टाइम। ठीक है ना, तो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स, टाइम स्पेंड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के 2 लगातार सक्सेसिव कोलिजन उसी मॉलिक्यूल से होने का जो बीच का टाइम है, इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू टाइम स्पेंट ड्यूरिंग कोलिजन। टक्कर के दौरान जो टाइम स्पेंड हुआ, जितनी देर के लिए वो किस में रहे, कांटेक्ट में रहे मॉलिक्यूल्स, वो टाइम बहुत छोटा है। वो टाइम क्या है, बहुत निग्लिजिबल है। बोलो क्लियर है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 7 नंबर पॉइंट आता है हमारे पास। 7 नंबर पॉइंट क्या आएगा, 7 नंबर पॉइंट आएगा कि मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है। सही बात है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो इसका मतलब कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है ना। देयर इज नो रिपल्शन और अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो रिपल्शन और अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, इसका मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इंटरेक्शन के कारण एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी का नाम क्या था, याद करना, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरेक्शन, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, सही बात है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास टोटल एनर्जी अगर होती तो वो क्या होती, काइनेटिक और पोटेंशियल। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई भी अट्रैक्शन का या रिपल्शन का रिश्ता नहीं है, ना ही आपस में कोई इंट्रैक्शन का रिश्ता है। और इंट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है
और एक छोटी सी बात मैंने आपको बोला रिजिड है, अगर टक्कर होगी तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी सर, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं हम, टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं आगे इंटरनल एनर्जी, इसी को आगे बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और इसका सिंबल रखेंगे हम यू। क्या रखेंगे इसका सिंबल बेटा, यू रखेंगे। बोलो क्लियर है, टाइम स्पेंट वाला टाइम वो पॉइंट भी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डेंसिटी का गैस के ऊपर कोई लेना, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूँ, ग्रेविटी का गैस के ऊपर, ग्रेविटी का गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स हैं गैस के चैम्बर के ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेविटी कोई रोल प्ले करने वाली नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, है ना। देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये नहीं कि ग्रेविटी के कारण वो नीचे आते रहेंगे, जैसे बॉल है, बॉल छोड़ दो तो नीचे जाएगी, क्यों, ग्रेविटी के कारण। पर गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है, वो रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है ना। ग्रेविटी कोई रोल प्ले करने वाली नहीं है। 9वां नंबर पॉइंट क्या आता है बेटा, 9वां नंबर पॉइंट ये आता है कि मॉलिक्यूल्स गैस के कोलिजन करेंगे, किसके साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी करेंगे और आपस में भी करेंगे। अगर कंटेनर की वॉल्स के साथ मॉलिक्यूल्स गैस के कोलिजन करेंगे तो कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स लगाएंगे, उसी के कारण प्रेशर आएगा कंटेनर की वॉल के ऊपर। तो गैस का प्रेशर इसी वजह से होता है, किस कारण से, कोलिजन की वजह से, ठीक है ना। तो क्या होगा, ठीक है ना, इसमें लिखेंगे हम मॉलिक्यूल्स कोलाइड, रेगुलरली कोलाइड, है ना, लगातार करते रहेंगे, कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी। इसी कारण से वो क्या लगाएंगे, ड्यू टू दिस दे विल एक्सर्ट फोर्स, किसके ऊपर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, on wall of container and make pressure, है ना, या exert pressure, बोलो सही है। इसी वजह से वो प्रेशर बनाएंगे, क्लियर है एकदम। तो जो गैस, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बोलो मेरे पीछे पीछे, जो गैस इन सारे पोस्टुलेट्स को ओबे करेगी उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस, और वही हमने पढ़नी है हमारी पूरी हीट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। आइडियल गैस किसको बोल रहे हैं बेटा, जो सारे पोस्टुलेट्स को ओबे करेगी उसको क्या बोल रहे हैं, आइडियल गैस बोल रहे हैं, ठीक है। और रियल गैस में भी अगर मैं बताऊं आपको, तो रियल गैस में भी इंटरेक्शन वाला पॉइंट हटा दो आप, इंटरेक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन वाला पॉइंट मतलब रियल गैस में मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन मानते हैं हम, ठीक है ना। वॉल्यूम गैस का हम, वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का और गैस के वॉल्यूम में, जो ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम है यानी कंटेनर का जो वॉल्यूम है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, हम उसको निगलेक्ट नहीं करते रियल गैस में। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। रियल गैस के लिए हम 2 पॉइंट कौन कौन से हैं जो अलग होंगे, एक तो रियल गैस में हम इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि 0 मानने वाले हैं। दूसरा नंबर पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के सामने हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो गैस कौन सी होगी, रियल गैस। अब हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, कब करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो पता होगा आपको, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बताओ। रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लिख लेंगे। रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कारण बता सकता है कोई कारण बता सकता है, बता पाओगे? चलो मैं बताता हूँ। कारण ये है, हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी हुई भी
तो उसका निगलेक्शन करना और आसान हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो सही बात है ना। अगर 2 नंबर मिलके टोटल एनर्जी बननी थी, ठीक है, अब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी अब छोटी नजर आने लगी ना, काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में और छोटी नजर आने लगी। पहले से ही छोटी थी, इंटरेक्शन था भी तो बहुत कम था, पर अब तो और भी कम हो जाएगा। कारण और भी कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या करा है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ा दी है। सही बात है। और लो प्रेशर होने से इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। प्रेशर लो होने से अगर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आप मान भी रहे थे, वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये मैंने आपको पढ़ाए पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। क्या पढ़ाया मैंने आपको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। जो गैस इन पोस्टुलेट्स को ओबे करती है उस गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। रियल गैस कौन सी होती है? जो 2 पोस्टुलेट ओबे नहीं करती। मेन वाले कौन कौन से? एक, इंटरेक्शन रियल गैस में हम मानते हैं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और दूसरा पोस्टुलेट, हम गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के सामने निगलेक्ट कर सकते नहीं हैं। बोलो क्लियर है? और हर रियल गैस आइडियल गैस को टेंड कब करती है? जब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और प्रेशर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर क्लियर हो गए हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। आगे आपको पढ़ाऊंगा गैस कितना प्रेशर लगाती है ना, इसके फॉर्मूले और बहुत सारी चीज़ें और। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू, हैव अ नाइस डे। सेवा करो अपने माँ बाप की, है ना, बहुत जरूरी है भाई सेवा करनी माँ बाप की। ठीक है, जो कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए करना है, आपने याद रखना, क्योंकि पेरेंट्स ने यार बहुत सेक्रीफाइस करे हैं, बहुत ज़्यादा हद से हद सेक्रीफाइस करे हैं पेरेंट्स ने। ठीक है, उनका मन था अच्छे शूज़ लेने का, है ना, पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को लाइफ में कि चलो छोड़ो यार, क्या अच्छे शूज़ लेने हैं, इस बच्चा हमने अपने बच्चे के ऊपर पैसे लगा देते हैं ना, इसको अच्छे शूज़ दिला देते हैं, इसकी स्कूल की फीस भर देते हैं, इसकी ट्यूशन की फीस भर देते हैं। अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स कितनी कुर्बानियाँ देते हैं ना, ससरता ना अपने मन से देते हैं ना। तो आपका अब ये पे करने का टाइम है। अपनी मेहनत करो अच्छे से और पेरेंट्स को सेवा करो, पेरेंट्स के लिए कमाओ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।